सेकेंड है, नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, लेक्चर नंबर 1। ओके, देखो अभी एक्चुअली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ना, या फिर सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड ही क्या होता है। फ्लूइड, फ्लूइड मालूम में क्या होता है? लिक्विड टाइप। क्या, सॉरी? लिक्विड जैसा। लिक्विड जैसा। एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लो कम दिख रहा है या हाउ ज्यादा दिख रहा है ना? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, अभी भी नहीं अच्छा दिख रहा है यार। एनीथिंग दैट कैन फ्लो, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो ऐसी चीजें जो फ्लो कर सकती है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड को दो ही पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। दो पार्ट में मतलब दो चीज है जो फिलहाल अभी तैर सकती है आपके आसपास, मतलब बह सकती है, फ्लो हो सकती है, ठीक है। एक होता है लिक्विड, लिक्विड भी फ्लो करती है, और गैसेस भी फ्लो होती है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे हम लोग। वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम लोग को दो चीज पढ़ना था। क्या पढ़ना था? एक पढ़ना था फ्लूइड्स एट रेस्ट। क्या बोला मैंने? एक वर्ड, एक बोला मैंने फ्लूइड्स। अभी फ्लूइड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे बना लेते हैं फ्लूइड्स के बारे में ही अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड्स, तो दो चीज पढ़नी थी फ्लूइड्स के बारे में मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में दो चीज पढ़नी थी। एक पढ़नी थी फ्लूइड्स एट रेस्ट, इधर लिख लेता हूँ फ्लूइड्स एट रेस्ट। एट रेस्ट, एक फ्लूइड्स एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट है पूरी बुक में, और एक है फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन, तो कहीं पे फ्लूइड मोशन परफॉर्म करेगा, कहीं फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे होगा, उस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या वर्ड बोला मैंने? हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक वर्ड का मतलब तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, रेस्ट होता है। तो फ्लूइड्स अगर मोशन में है तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हाइड्रो, हाइड्रो डायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स में मोशन पढ़ेंगे फ्लूइड्स का। किसका मोशन? फ्लूइड्स का मोशन। और हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होगा तो फ्लूइड रेस्ट पे। खुशी की बात यह है कि थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट इन लोगों ने निकाल दिया आपके पोर्शन से, और थोड़ा कम स्टैटिक वाला पार्ट है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोडायनेमिक्स में से भी थोड़ा सा निकाल दिया है, और थोड़ा ही पढ़ना है आपको हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो मैं आज शुरुआत में से करने वाला हूं आप लोग के साथ फ्लूइड्स इन मोशन। मैं क्या शुरुआत करूंगा? हाइड्रोस्टैटिक वाला नेक्स्ट टाइम चालू कर दूंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। इस पे एक दो प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। मेन तो न्यूमेरिकल ही है। तो यहाँ पे मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, कौन सा पार्ट? मैं आर्टिकल नंबर या पेज नंबर जो भी होगा मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे चैप्टर का जो पेज नंबर है वो मुझे जहां तक है दिखाई दे रहा है 26 है, पेज नंबर 26। बहुत मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, बस स्लो स्लो बोल रहा हूँ। किसी को लगेगा बहुत ज्यादा स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज बोल देना आप लोग मुझे, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। पेज नंबर 26, 26 पेज नंबर पे चैप्टर है। और अभी फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो टॉपिक का नाम है वो है हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। हाइड्रो डायनामिक्स। अभी मैं आप लोग को हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा, और हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है
नीचे लिखा है ना हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन, तो मतलब मैं मोशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ। किसके बारे में पढ़ने वाला हूँ? मोशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ। तो कौन से टॉपिक से हम लोग चालू कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं, वैसे जस्ट अ सेकेंड बुक देख लेने दो। ये है पेज नंबर 44 फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, आप लोगों को पेज नंबर 44 ओपन करना है। फ्लूइड्स इन मोशन है स्ट्रीमलाइन मोशन, एक होता है टर्बुलेंट मोशन। क्या बोला मैंने? देखो, दो वर्ड लिखता हूं आप लोग के सामने। एक वर्ड है स्ट्रीमलाइन मोशन और एक वर्ड होता है टर्बुलेंट मोशन। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन मोशन, और एक होता है टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन। ट्राई करते हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके लिए मुझे एक पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो पाइप के लिए हम लोग को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। रुको, ऐसा, थोड़ा ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना लें। ओके, ऐसे बनाना है। ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है अज्यूम करो, और यहाँ से ऐसे 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 इसमें पानी जा रहा है। इसमें पानी जा रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है। तो इसमें सब पानी जा रहा है। स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? आप क्या करो, आपको क्या करना है, तीन अलग अलग पॉइंट पे, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, मैं तीन अलग अलग पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तीन अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मुझे दिख रहा है फिलहाल इस पाइप में, ये पाइप का एरिया और ये पाइप का एरिया अलग है, तो इसको A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया। इसको आप लाइन L1 बोल दो, इसको लाइन L2, इसको लाइन L3। लाइन L1 पे मैं जो पॉइंट्स ले रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स, ठीक है, यहां से पानी ऐसे जा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है भाई, पानी ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देख रहा हूँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे। और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है। मैंने तीनों पॉइंट पे पानी बना दिया है, मैंने तीनों पॉइंट पे पानी बना दिया है। पानी का मतलब डायरेक्शन बनाया। बस स्ट्रीमलाइन मोशन में ये लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है सेम होता है। एक पर्टिकुलर लाइन पे वेलोसिटी प्रोफाइल सेम होता है, पर अलग अलग लाइन पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। मतलब अगर लाइन 1 पे वेलोसिटी मैं v1 लेता हूं, तो ये वेलोसिटी तीनों की है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, सबकी वेलोसिटी सेम होती है। एक लाइन पे सबकी वेलोसिटी सेम होती है, ये याद रखना है। मतलब लाइन L2 पे जो वेलोसिटी होगी L1 से अलग होगी, सेम नहीं होगी, ये होता है v2। और L3 लाइन पे जो वेलोसिटी होगी वो बाकी दोनों से अलग होगी, दैट इज v3 हो जाएगी वो। तो अलग अलग लाइन पे वेलोसिटी अलग अलग, पर सेम लाइन पे वेलोसिटी इज डिफरेंट। सेम लाइन पे वेलोसिटी सेम, मतलब क्या बोलने का मतलब है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स velocity of fluid, at different point velocity of fluid is different, but at a point, at a given point, या at a point its velocity, और वो जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो एक लाइन दिख रहा है। एट अ पॉइंट, ऑन अ लाइन, इसको कैसा लिखूं, बट ऑन अ लाइन, but on a line velocity remain unchanged। वेलोसिटी नहीं बदलता यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन पे, ये याद रखना है। और इसमें एक और चीज मैं लिख सकता था, सेकेंड पॉइंट, कि
at a given point magnitude and direction of velocity is constant. At a given point मैं लाइन L1 की बात कर रहा हूँ, लाइन L2 की बात कर रहा हूँ, लाइन L3 की बात कर रहा हूँ. At a given point magnitude and direction of velocity. At a given point magnitude and direction of velocity. Magnitude and direction of velocity is constant. ये याद रखना है. और एक और चीज मुझे समझ में आई यहाँ पे, जो मैं इधर साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. रुक जाओ, अलग से ग्रीन से लिखता हूँ. पॉइंट नंबर 3. हाँ, अभी नीचे जगह नहीं है, इधर लिखता हूँ. पॉइंट नंबर 3 में मैं लिखना चाहता हूँ कि जब जब किसी पाइप में पानी आपको क्राउडेड दिखेगा, पानी आपको कैसा दिखेगा? क्राउडेड दिखेगा. उस पॉइंट पे पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी. और जब जब पानी आपको लूज दिखेगा, मतलब एरिया ज्यादा दिखेगा. क्राउडेड का मतलब वहां पे एरिया इज मोर, लूज मतलब एरिया इज लेस. तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी पानी की ज्यादा दिखेगी. फिर से बताता हूं. अगर मेरे पास एक पाइप है, और ये पाइप अज्यूम कर लो. अगर यहां से पानी फेंकोगे तो ये बहुत दूर तक जाएगा, है ना? यहां से पानी फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाएगा. पर अभी आप लोग क्या करो, उल्टा प्रोसेस उल्टा करो. पानी यहां से फेंको तो पानी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा. कुछ पल्ले पड़ा का? क्या बोला मैंने? फिर से बोलूं क्या? तुम लोगों ने घर पे किया है क्या कभी ऐसा? तुम लोग घर पे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी लाइफ में, तो किया ही रहेगा कि एक पाइप है, ये एक पाइप है. ये पाइप का सपोज करो एरिया है, ये पाइप का एक छोटा सा एरिया है. ये पाइप का एरिया है. इस पाइप में ना ऐसे पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, और तुम लोग देख रहे हो ये पाइप का जो पानी है ना, इसमें से जो निकल रहा है वो खाली इधर तक ही जा रहा है ऐसे नीचे. तुम लोग चाहते हैं थोड़ा आगे तक जाए, आगे तक. तो तुम लोग ने क्या दिमाग लगाया? आधा जो पार्ट है ना, इसका आधा जो पार्ट, उसको कवर कर लिया. आधे पार्ट को कवर किया ना, तो ये पानी देख रहा हूं दूर तक जाने लग गया. ऐसा होता है कभी? तुम लोग वाटर का जो टैप होता है ना, उसके नोजल को क्या करो, जो तुम लोग का वाटर पाइप होता है उसके नोजल को, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको आधा कर दो, पानी दूर तक जाता है. कभी ट्राई किया है? यस सर. इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे टाइम पे आप एरिया क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, जिससे वेलोसिटी पानी की बढ़ जा रही है और दूर तक जाता है. अरे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ना वो पॉट्स रखे हैं, या गमला बोल सकते हो तुम लोग, और इसमें फूल है. मेरा फूल मैं ऐसे ही बनाता हूँ, एडजस्ट करो जैसे बच्चे बनाते हैं. तो ऐसे इधर बहुत सारे हैं, मतलब एक यहाँ पे भी है ऐसे, एक यहाँ पे भी है, फिर एक यहाँ पे भी है, ठीक है. और एक पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, वो यहाँ पे, इसके हाथ में एक पाइप है, पानी दे रहा है इस पाइप से. तो अगर शी पाइप भी कैसा बनाया मैंने, तुम लोग समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये पाइप अज्यूम कर लो, पाइप, ये अपना पाइप है. ये पाइप से अगर ये पानी ऐसे फेंकेगा, ठीक है, इधर जाएगा, हो सकता है सेकेंड वाले में चले जाए, ऐसे थर्ड वाले में नहीं जा रहा है, तो ये क्या दिमाग लगाएगा, ये इसके नोजल को आधा कवर कर देगा ताकि ये पानी क्या हो जाए, तीसरे तक भी चले जाए. ये तो फायर गन लग रहा है मुझे. बोले तुम लोग को समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीवन? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे ये एरिया का कॉन्सेप्ट था थोड़ा, और इसको फॉर्मूले के थ्रू भी आगे समझेंगे. अभी खाली मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी सबकी सेम, पर अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे एरिया कम ज्यादा हो रहा है. अगर पाइप कैसी होती है, ऐसे स्ट्रेट होती तो सबका एरिया सेम, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम. इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी सेम है,
पर अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं। अब टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, चलो चेक करते हैं। व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? ये एक वाटर का पाइप अज्यूम कर लो। इस वाटर के पाइप के अंदर पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। ठीक है, पानी है तो इसको ब्लू कलर देते हैं, ब्लू है, पानी पानी करते हैं, रुको। पानी इसमें ऐसे, शी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला देते हैं, पानी का पानी। ये ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर। यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। अभी आप लोग को दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम आएगी कि अलग अलग आएगी, बताओ? हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी सेम होती है, एट अ गिवन पॉइंट, दिख रहा है ये? यही तो बता रहा हूं ना, एट ए गिवन पॉइंट वेलोसिटी सेम होती है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, पानी के रास्ते में, पानी के रास्ते में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्स्टेकल रख देंगे। पानी के रास्ते में क्या रखा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यार, थोड़ा छोटा करते हैं इस ऑब्स्टेकल को। हाँ, इतना बड़ा कर लेते हैं। अब पानी के रास्ते में ना मैंने एक ऑब्स्टेकल रखा है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल रखा है मैंने यहाँ। ये ऑब्स्टेकल की वजह से क्या होगा मालूम है, ये जो पानी ऐसे जा रहा है ना सीधा, सीधा जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऐसे, और ये भी ऐसे सीधा जाके ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसे सीधा जाके ऐसे मुड़ जाएगा, और ये भी ऐसे सीधा जाके मुड़ जाएगा। तो सी गंदा दिख रहा है ना, थोड़ा और अच्छा बनाऊं, और अच्छा कर सकता हूं मैं। ये ऐसे सीधा जाके ऐसे मुड़ जाएगा, ये भी ऐसे सीधा जाके मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे सीधा जाके मुड़ गया। फिर इसके बाद ये भी सीधा जाके ऐसे मुड़ जाएगा, और ये भी सीधा जाके ऐसे मुड़ जाएगा। तो अभी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, अब मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आएगी? आंसर इज नो। मतलब अगर इस लाइन को मैं L1 बोल दूं, इस लाइन को L2 बोल दूं, L1 पे हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम, L1 पे हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम, पर L2 पे हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? L1 पे V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। L1 पे, इधर लिख देता हूं, at L1 V is constant, V is constant, L1 पे V constant होगा, बट at L2 V is not constant, V is not constant, V constant नहीं होगा। ये एक छोटी सी चीज हम लोग याद रखेंगे। बोले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझा क्या, टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन मोशन में एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। बोलो थोड़ा समझा? यस सर। एक और चीज अगर ऑब्जर्व कर, सर। यहाँ पे तुम लोगों को ना स्ट्रीमलाइन मोशन में थोड़ा ना आपको एक परफेक्ट अरेंजमेंट दिखता है, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस नहीं होती है, नो डिसऑर्डरनेस, नो डिसऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस, यहाँ पे डिसऑर्डरनेस नहीं दिखेगा। पर ये देखो ना, लाइन L2 पे क्या दिख रहा है मुझे, लाइन L2 पे क्या दिख रहा है, डिसऑर्डरनेस दिख रहा है मुझे, डिसऑर्डरनेस। यहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्लो भी स्टेडी नहीं है, पहले स्टेडी था फिर अनस्टेडी फ्लो हो गया। अनस्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में नहीं पानी आता है तुम लोग के घर में, जब स्टार्ट में वो लोग पानी छोड़ते हैं ना, कैसे भड़ 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 पानी आता है,
कम ज्यादा होता है। जब एक बार कंटिन्यूअसली पानी आने लगता है तो पानी आने के बाद वो स्ट्रीमलाइन मोशन बन जाता है, या फिर बोलो मैं स्टेडी फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेडी फ्लो हो जाता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Sir, Yes, sir. यस यस, सुन रहा हूं, बोलो। स्ट्रीमलाइन मोशन में क्राउडेड में भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और लूज में भी। फिर से क्या बोल रहे हो? स्ट्रीमलाइन में क्राउडेड में भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और लूज में भी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही है। कंपैरेटिवली तो क्राउडेड में स्लो रहेगा ना। रुको एक सेकेंड, मेरी गलती। क्राउडेड का मतलब है एरिया कम है, सॉरी, हाँ मेरी गलती। क्राउडेड का मतलब होता है एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। लूज का मतलब, अरे यार, क्राउडेड का मतलब कैसा है? ये छोटा छोटा, इसमें क्राउडेड होता है। तो क्राउडेड में एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। लूज का मतलब एरिया ज्यादा है। लूज मतलब एरिया ज्यादा है। लूज का क्या मतलब होता है? एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, देखो ना, ये लूज है ना, ये छोटा वाला बना है, ये तो क्राउडेड हो जाएगा। बड़े वाले में क्राउड कम रहेगा ना, तो एरिया यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है। ओके, सॉरी, माय बैड। पर कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा ना। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड के Yes, कॉन्सेप्ट sir. की तरह है कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन दे आर क्लोजली पैक्ड, इट इज मिनिमम व्हेन दे आर लूजली पैक्ड। ऐसा ही कुछ है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी ना कभी तो कुछ समझाया रहेगा मैंने। तो ये हो गया आपका स्ट्रीमलाइन मोशन और वो क्या होता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो रीड करना तो फिर आप इधर 4-5 डेफिनेशन है। जैसे एक स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो क्या है? मतलब ये डेफिनेशन आप लोग रीड कर सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम के लिए। फिर भी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जो आप लोग देख सकते हो। एक तो स्टेडी फ्लो करके कुछ लिखा है। स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो आपको नाम से ही पता चल जाता है। यहाँ पे फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फ्लो कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या लिखा है ये लोगों ने? मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। स्टेडी फ्लो में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब स्टेडी फ्लो में क्या कांस्टेंट रहता है? P एंड V मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब K लिखा मैंने। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं ये लोग, याद रखना। प्रेशर और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो फ्लो लाइन क्या होती है? इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। पाथ मतलब रास्ता। अभी तुम लोग को रास्ता तो ये दिख ही रहा होगा, दिखाता हूँ, देखो। क्या ये रास्ता देख रहे हो तुम लोग? एक सेकेंड, कौन सा कलर लूं? ये कलर लेता हूँ। ये रास्ता देख रहे हो? रास्ता, यही क्या है? फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन मतलब जिस रास्ते से वो पानी जाएगा। स्ट्रीम लाइन समझा दिया। फ्लो ट्यूब क्या होता है? फ्लो ट्यूब मतलब इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइंस। एक लाइन बनाया तो, एक लाइन अगर बनाया तो फ्लो लाइन, और बहुत सारी लाइन बना दिया तो फ्लो ट्यूब बन जाता है। बहुत सारी लाइन बना दिया तो इसको अज्यूम कर लेते हैं ट्यूब में, ये होता है फ्लो ट्यूब। सब इमेजिनरी है। लैमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? दोनों बता दिया मैंने। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? लैमिनर फ्लो। दूसरा नाम भी याद रखना, ये तो बता दिया मैंने। जो बताया वही लिखा है, सुनो। इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स मूव स्मूथली ओवर ईच अदर एज शोन इन द फिगर। अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ लैमिनर फ्लो। ऐसा रिवर जो पानी उसमें फ्लो हो रहा है, पर वो फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो बताया मैंने। टर्बुलेंट फ्लो मतलब इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देर आर नो स्टेडी फ्लो एंड द पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली। जैसे यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा था, फर्स्ट में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा था, सेकेंड वाले में पैटर्न चेंज हो जा रहा है। तो पैटर्न चेंज हो गया मतलब डिसऑर्डरनेस आ गई, डिसऑर्डरनेस आ गई मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा ये। अच्छा, ये पता है वो ग्रीन टैंक वाला आता है, पता है कभी कभी, जिसमें पानी लेके आता है वो। हाँ सर। अच्छा, अगर उसने अपने टैप को ओपन किया और जब उसमें से पानी निकलता है स्टार्ट में टर्बुलेंट फ्लो होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा? स्टार्ट में टर्बुलेंट फ्लो होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है?
घर पे जब फास्ट पानी आता है, तुम लोग बटन बोला टैप ऑन करते हो तो कैसे फटाफट फटाफट बहुत सारा पानी गिरता है अलग अलग डायरेक्शन में, इमेजिन कर पाते हो? Violent. हाँ सर। समझ रहा है सबको? जब पानी मतलब अगर ये वाटर टैप है, ये वाटर टैप है, इसमें से पानी निकलता है तो कैसे निकलता है? स्टार्ट में कैसे निकलता है? स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में ऐसे 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 हर डायरेक्शन में निकलता है ना पानी। ये वाला फ्लो कौन सा है? टर्बुलेंट है। पर थोड़े टाइम के बाद जब तुम लोग उसको क्या करते हो, स्टेबल कर देते हो ना, तो उसमें से पानी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट निकलने लगता है। ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट पानी निकलता है ना, ये स्ट्रीम लाइन है। पर स्टार्ट में जो इसको दौरे आ गए, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाला मोशन कौन सा है पानी का? टर्बुलेंट मोशन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार, बोलो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर है क्या? टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और ये क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। खाली ना इन लोगों ने इसका फॉर्मूला दिया है, तो अपने को खाली फॉर्मूला ही याद करना है इसका, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पहले रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा हूं। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड, पहले इसका मीनिंग समझो। रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू चेक whether the flow is streamline, just a second, whether the flow is streamline or turbulent बोलने का मतलब रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करेंगे हम लोग ये बताने के लिए कि मेरा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट। इसके लिए तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका नाम ऑसबॉर्न रेनॉल्ड था। इसने क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब पानी की जो वेलोसिटी है उस पर एक फॉर्मूला दिया था। एग्जाम में सिर्फ बोलता है कि स्टेट द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर या फिर स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट, या फिर बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन रेनॉल्ड नंबर या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर फ्लूइड है, फ्लूइड है, ये याद रखना है क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेविटेशन चैप्टर में भी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी है फ्लूइड के लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मीनिंग बताता क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ऐसा लिख रहे हैं तुम लोग को, अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, ओ है भाई, वो ओ है, रुको यार, ये ओ है। अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लो सब लोग। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है, इंटू ईटा अपॉन आर एन इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। ये फॉर्मूला अपने को पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसमें हर एक नंबर का या हर एक टर्म की मीनिंग बताना है मुझे, आपको एग्जाम में भी करना है, आपको यही चीज एग्जाम में करना है। ठीक है, वीसी क्या है? वेयर लिख लेता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो जहां जगह मिलेगी वहां ले लेते हैं। वेयर वीसी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑफ फ्लूइड की क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? ये ऐसी वेलोसिटी, अभी क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ग्रेविटेशन में मिनिमम वेलोसिटी था, क्या था? मिनिमम वेलोसिटी। तो मेरे को पानी की वेलोसिटी पता चल जाती है इससे कि पानी की वेलोसिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है। टर्बुलेंट फ्लो हुआ, अगर टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, हम लोग ने पढ़ा उसकी डेफिनेशन में। और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हुआ तो पानी की वेलोसिटी लेस होती है, ये याद रखेंगे। वीसी के बारे में तो बात कर,
कर लिया। आर एन क्या है? आर एन क्या है? आर एन वही आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। क्या है ये? रेनॉल्ड्स नंबर। अभी एग्जैक्टली रेनॉल्ड्स नंबर का काम क्या है बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा सब्र रखना, मीनिंग बताऊंगा। रेनॉल्ड्स नंबर के बाद यहाँ पे एक ईटा नया टर्म दिख रहा है। ईटा एक नया टर्म दिख रहा है। ईटा को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और फाइनली नीचे एक रो दिया है और एक डी दिया है। तो सोच लो रो क्या दिखाते हैं हम लोग? रो हमेशा किसको दिखाएंगे? डेंसिटी को तो दिखाते हैं। रो क्या होता है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? किस में डाला है भाई? पानी की बात हो रही है यहाँ पे इस बार, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है ये। ठीक है, और फाइनली डी होता है डायमीटर। किसका डायमीटर है? जिस ट्यूब में वो पानी जा रहा है, तो डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये होता है डायामीटर ऑफ ट्यूब। ऑफ ट्यूब। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन की, चलो फॉर्मूला याद कर लिया, आर ईटा अपॉन रो डी। आर मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, एन नहीं नीचे लिखोगे चलेगा। आर ईटा अपॉन रो डी। आर ईटा अपॉन रो डी। आर ईटा अपॉन रो डी। आर है रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं बताता हूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सब्र रखना। फिर इसके बाद एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे मालूम है, डायमीटर भी मुझे मालूम है। ठीक है, अब ये सब निकालने के बाद मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी तो आ जाएगी, पर अभी तक एक चीज लिखी है कि रेनॉल्ड्स नंबर का यूज क्यों करते हैं। चेक वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, और आपका फ्लो कैसा स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आर एन निकालना पड़ेगा। यहां से आर एन, आर एन कितना आ जाएगा देखो, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा वी सी इंटू रो डी, वी रो डी अपॉन ईटा। वी रो डी अपॉन ईटा मतलब आपको सब कुछ दे देगा, आपको बोलेगा रेनॉल्ड्स नंबर निकालो। ठीक है, क्या रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिट है? क्या रेनॉल्ड्स नंबर की कोई यूनिट है? आंसर इज, वो बोल रहा है कि खुद एक मैं नंबर हूं। नंबर हूं मतलब मैं यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हूं, ये याद रखेंगे। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या बोला मैंने? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना इसका यूनिट है ना इसका डायमेंशन है। इसका घर बार नहीं है, ये बाहर ही घूमते फिरते रहता है। ठीक है, यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट खाली का कितना है, क्या पॉइंट है सुनो। अगर अगर आर एन की वैल्यू लेस देन 1000 आई, अगर आर एन की वैल्यू, ऐसे लिख देता हूं पहला पॉइंट, इफ आर एन लेस देन 1000 निकला, तो आपका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो निकल जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। क्या होता है? मतलब आर एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट की और वो 1000 से कम आ गई, 1000 से कम आ गई, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा फ्लो है वो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, कैसा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। पर अगर ये ऐसा ही कुछ लिखा है ना आपकी बुक में, इट इज फाउंड दैट फॉर आर एन, देखो आपकी बुक में अच्छे से प्यार से लिखा है पेज नंबर पे। कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर 45 पे सेकेंड कॉलम पे क्या लिखा है? It is found that for Rn less than 1000, the flow of fluid is streamlined, while for Rn greater than 2000, flow of fluid is turbulent. मतलब अगर यही वैल्यू if Rn is greater than 2000 हो गया, ग्रेटर मतलब ज्यादा होगा तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएगा। अभी आप लोग को लग रहा है 1000 से नीचे और 1000 2000 से ऊपर, पर अगर 1000 और 2000 के बीच में होगा, 1000 से 2000 के बीच में होगा, तब क्या होगा फिर? ऐसे टाइम पे जो फ्लो होता है फ्लूइड का, वो अनस्टेडी हो जाता है। थर्ड, इफ आर एन की जो वैल्यू है वो 1000 से लेके 2000 के बीच में है, then flow of fluid will be, flow of fluid
शी तीनों में एफ है यार ये तो। फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी अनस्टेडी। ये छोटे छोटे पॉइंट ना बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे आपको। इतना ही है बस रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछा, ये फॉर्मूला लिख दो, अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग बता दो, ये क्या है, 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 और फाइनली ये रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में 3 चीज लिख दो। 3 मार्क के लिए आए तो तुम लोग की चांदी, तुम लोग ये लिख सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। मैं बोलूंगा आप लोग ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, वीसी रो डी अपॉन ईटा, 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 वीसी रो डी अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, ये ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स को इस चैप्टर में हम लोग एफ वी से दिखाने वाले हैं। ठीक है, विस्कस फोर्स को हम लोग एफ वी से दिखाने वाले हैं। इनकेस तुम लोग को मालूम नहीं है विस्कस फोर्स क्या होता है, तो विस्कस फोर्स ना फ्रिक्शन की तरह काम करता है। फिर से बता दूं, जब मैं सॉलिड्स की बात करता हूं, सॉलिड्स में एक्चुअली सॉलिड्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है। सॉलिड्स के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। पर फ्लूइड्स की बात करूं तो फ्लूइड्स में क्या लगेगा? विस्कस लगेगा, विस्कस फोर्स। फ्रिक्शनल, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पे लगेगा विस्कस फोर्स। क्या लगेगा? विस्कस फोर्स। तो पहले एक बार ना फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मेरे पास एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने ना एक ब्लॉक रख दिया। सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैं ऐसे आगे खींच रहा हूं कुछ वेलोसिटी से। इस ब्लॉक को मैं आगे खींचने की कोशिश कर रहा हूं कुछ वेलोसिटी से। अगर मैं इस ब्लॉक को आगे खींचूंगा तो ये ब्लॉक मुझ पे एक फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो कौन सा फोर्स है? ऑब्वियसली मैं अगर ब्लॉक को आगे खींचूंगा, इस ब्लॉक के ऊपर जिसका मास m होगा, ठीक है, और इसको ग्रेविटी नीचे बुला रही है mg फोर्स से, इसके ऊपर पीछे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा। क्या लगेगा? F। ऑब्वियसली बातें सोच के देखो ना। अगर मैं ग्राउंड पे, थोड़ा सोचो, समझने की कोशिश करना। मैं ये बनाया मैंने, ठीक है, और ये बनाता हूं मैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों को। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ। ठीक है, ओके सॉरी। शी क्या काढ़िया बना दिया मैंने। अच्छा तो बनाओ सर जी। एटीट्यूड बना दिया इसको तो। अच्छा भी नहीं बन रहा। चलो ये उल्लास है, सपोज करो, ठीक है। अगर सपोज करो आप आगे की तरफ चलोगे, इधर थोड़ा इमेजिन करके देखो ना, आप आगे की तरफ चल रहे हो और आप पैर को कहां धक्का मारते हो? अपने पैर को कहां पुश करोगे? पीछे। आप पीछे की तरफ पुश करते हो। पीछे क्यों पुश कर रहे हो? आप आगे चलोगे आगे और अपने आप को पीछे की तरफ पुश करोगे। मतलब पीछे की तरफ क्या लगता है? पीछे की तरफ भी फ्रिक्शन लगता है। याद रखेंगे, पीछे की तरफ क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना है सर? फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना है? सर्कुलर मोशन में बताया था म्यू एन होता है, और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल, तो इसको लिखूंगा म्यू एम जी। ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये सब चीज हम लोग ने कर ली है। किसमें? थोड़ा सर्कुलर मोशन में भी किया, 11th में भी थोड़ा फ्रिक्शन वाला चैप्टर था उसमें किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? बेसिकली मैं बोलता हूं अपोज करता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को ये हमेशा अपोज करेगा। मतलब आपको रोकने की कोशिश करेगा।
क्या करेगा, रोकने की कोशिश। सिमिलरली पानी में या फिर गैसेस में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, पर उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया मैंने वो विस्कस फोर्स दे दिया। क्या दे दिया, विस्कस फोर्स। ऑब्वियसली बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है। ये एक सरफेस बनाया मैंने, इस पे एक सरफेस ये बनाया, इस पे एक सरफेस ये बनाया, ठीक है। इस वाले सरफेस पे ना मैं पानी की बौछार कर, मतलब पानी गिरा रहा हूं ऐसे, और इस वाले सरफेस पे मैं हनी गिरा रहा हूं, हनी। ये वाटर है और ये हनी है। अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग खुद ही आंसर दोगे। किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, किसकी हनी। रोकने की, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। कौन ज्यादा विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा वो ज्यादा विस्कस है। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, विस्कस फोर्स फॉर हनी इज ग्रेटर देन विस्कस फोर्स फॉर वाटर। हनी तो यहाँ पे आराम आराम से जाएगा, स्लोली स्लोली, ये तो फटाक से निकल जाएगा क्विकली। तो ये आराम से जा रहा है, तो मतलब वाटर को कोई रोक नहीं रहा है, ये हनी रोक रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हनी ज्यादा फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। ऑब्वियसली मोशन आगे की तरफ होगा, ये मोशन को अपोज करेगा, अपोज करेगा तो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द सरफेस लगता है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया विस्कस फोर्स होता क्या है, ठीक है। ये तो मुझे विस्कस फोर्स होता क्या है, ठीक है। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर लिक्विड फ्लोज इन एयर। अभी लिक्विड्स की बात करूंगा यहीं पे मैं, फॉर लिक्विड्स। हाँ, फॉर लिक्विड्स, अब ध्यान से सुनना, ये तो आगे होगा समझ में तुम लोग को। अब मैं लिखता हूं फॉर लिक्विड्स, फॉर लिक्विड्स ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर लिक्विड फ्लोज इन लेयर, लिक्विड flows in layers, liquid flows in layers। लिक्विड हमेशा ना फ्लो करती है लेयर्स में। तुम लोगों ने कभी भी टीचर्स को डायग्राम बनाते हुए देखा होगा ना, तो ऐसे बनाते हैं टीचर्स डायग्राम, ऐसे तो बोलते हैं ये पानी है, अज्यूम कर लो, है ना, ये वाटर लेयर्स है, वाटर लेयर्स। ये किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है क्या, किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? हाँ सर। अच्छा, पानी का सरफेस देखोगे ना तुम लोग, सरफेस, पानी के सरफेस पे वेव ना ऐसी होती है, ऐसे। पर एकदम नीचे जब तुम लोग देखोगे ना, वहां पे वाटर का जो ऐसा वेव बनता है ना, ऐसा नहीं, ऐसा स्ट्रेट लाइन ही होता है। मतलब नीचे इतनी वेव नहीं होती जितनी ऊपर वेव होती है, ये इमेजिन कर सकते हो। तुमने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, अंदर जाते पानी, कितना पानी शांत नहीं होता वहां पे। सोचो, सही बोल रहा हूं मैं? जितना डेप्थ में जाओगे पानी उतना शांत होता है, जितना डेप्थ में जाओगे पानी उतना क्या होता है, शांत रहता है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली लिक्विड्स की लेयर बना रहा हूं, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लिक्विड्स की लेयर, लिक्विड्स की लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो एकदम लास्ट वाली लेयर है ना, उसको मैं रिवर बेड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको, रिवर बेड। रिवर बेड क्या होता है, वो जो एकदम लास्ट सरफेस होता है जहां पे आप खड़े हो सकते हो जाके, वो अपना रिवर बेड होता है। मैंने अलग अलग लेयर बनाई है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, एंड सो ऑन। अभी मैं कोई भी एक लेयर की यहाँ पे ना पानी की वेलोसिटी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये वाली लेयर पे सपोज करता हूँ वेलोसिटी v है, तो कोई मुझे बताएगा ऊपर वाली लेयर पे वेलोसिटी कितनी होगी? ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बता दो खाली। इसके ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी? पानी नीचे शांत होता है कि ऊपर शांत होता है? नीचे। नीचे शांत होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो पानी अपना जो शांति जो है वो भंग करने लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं पानी की वेलोसिटी क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पानी की वेलोसिटी, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा पानी की वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाने से, ऊपर जाने से पानी की वेलोसिटी बढ़ती है। ऊपर सबसे ज्यादा, उसके नीचे थोड़ा कम, उसके नीचे और कम। बोले कुछ चमका? ऊपर पानी की वेलोसिटी ज्यादा, ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, सपोज करो v प्लस डी वी है। कम मतलब कितनी कम, सपोज करो ये v माइनस डी वी है। v में से कुछ घट गया, v में से कुछ बढ़ गया, ऐसा।
ये रिवर बेड है, याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप लोग, एक सेकेंड, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे वैसे वैसे देखो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। और एक पॉइंट के बाद इस सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस है ना, सरफेस, इस सरफेस पे वेलोसिटी जीरो ही हो जाती है। तो यहाँ पे पानी का वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, ये याद रखना है। पर मुझे एक्चुअली ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है मुझे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे पहली लेयर बना रहा हूँ मैं, पहली लेयर, ये पहली लेयर है। पहली लेयर मतलब समझने की कोशिश करना, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, ठीक है, दोनों एक लेयर है। जब यहाँ पे पानी ऐसे ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन पे, तो ऑब्वियसली चल किस पे रहा है, सेकेंड लेयर पे चल रहा होगा। तो सेकेंड लेयर पे चलेगा, तो सेकेंड लेयर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, सेकेंड लेयर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर देगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो ये समझा। अगर पानी यहाँ पे आगे की डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी से, तो ये अपने नीचे वाले लेयर को पीछे धक्का मारेगा, अपने पीछे वाले लेयर को पीछे धक्का मारेगा, बराबर है ना, पीछे तो धक्का मारेगा और कहाँ मारेगा। फिर एक काम करते हैं, मैंने सेकेंड लेयर बनाया यहाँ पे, एक काम करते हैं, सेकेंड लेयर बनाया, ये वाली सेकेंड लेयर है मेरी। ओके, कलर बहुत वाहियात लिया मैंने, ये मेरी सेकेंड लेयर है। सपोज करो ये मैं थोड़ा गैप में बना रहा हूँ लेयर्स को, ये मेरी सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लेयर अगर पीछे जाएगा, ये पीछे मोशन होगा इसका, क्योंकि ये आगे जा रहा है, तो ये पीछे धक्का मारेगा, ये पीछे धक्का मारेगा, तो ये इधर पानी जाने की कोशिश करेगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाले लेयर पे भी तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फिर तो ये लेयर पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, आंसर है इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, यहां लगेगा। फिर से बता देता हूं, कहां लगेगा, यहां पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा वही फ्रिक्शन फोर्स इधर भी लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है ये, एक्चुअली विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स, लिक्विड लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स। तो अभी इसका मतलब अभी ये लेयर आगे चल रही है, ऐसे ये लेयर आगे चलेगी, इसका मतलब पीछे के डायरेक्शन में फिर से क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। क्या ये विस्कस फोर्स और ये विस्कस फोर्स सेम होगा, आंसर इज नो सर, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो विस्कस फोर्स भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको एफ डैश ले लिया, एफ डैश। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं तीसरे लेयर की। तीसरे लेयर के साथ क्या हालत है, ट्राई करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे पीछे जा रहा है, तो अपने नीचे वाले को कहाँ धक्का मारने की कोशिश करेगा, या अपने नीचे वाले को कहाँ धक्का मारने की कोशिश करेगा, आगे की तरफ ही तो धक्का मारने की कोशिश करेगा। आगे की तरफ अभी जो भी धक्का मारेगा वो होगा अपना एफ वी, और जब ये आगे जाएगा तो ये अपने पीछे वाले को ऐसे धक्का मारेगा, तो डैश हो गया, ये डबल डैश वी हो जाएगा थर्ड लेयर में। इसका मतलब क्या है, हर एक लेयर एक दूसरे पे क्या लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। एक लेयर इधर जाती है तो देखती है कि ये पीछे वाली लेयर, मतलब नीचे वाली लेयर पीछे जाने की कोशिश कर रही है, तो इसको पकड़ लेती है, ये पकड़ लेती है, फिर भी आगे जा ही रही है कंटिन्यूअसली, तो पीछे के डायरेक्शन में क्या लगा देती है, विस्कस फोर्स लगा देती है। क्या लगा देती है, विस्कस फोर्स लगा देती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझना है मुझे, तुम लोग मुझे बताओगे, ऊपर से नीचे आने पे, हाँ ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे, फिर से बोलता हूं, while going down velocity increases or decreases, while going down velocity increases or decreases, मतलब पानी की वेलोसिटी डिक्रीजेस, while going down वेलोसिटी डिक्रीजेस। देखो नीचे जाने से वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पर एक चीज सोचो, जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, तो एक चीज बढ़ते जा रही है, एक चीज बढ़ते जा रही है, जिसको मैं बोलूंगा डेप्थ, जिसको क्या बोलूंगा मैं, डेप्थ, या जिसको बोल सकता हूं मैं हाइट, या तो डेप्थ बोलूंगा या फिर हाइट बोलूंगा, या फिर और सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे जैसे नीचे जा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बोलो। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस with increase in height, with increase in height,
इंक्रीज इन हाइट बोलो, इंक्रीज इन डेप्थ बोलो, या फिर इंक्रीज इन डिस्टेंस बोलो, है ना, इंक्रीज इन डिस्टेंस बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझना है। वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट, सुनना ध्यान से। अब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, पता नहीं तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लो। वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी, फिर से बोलता हूं, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, याद रखना इसको हमेशा। वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जब भी ग्रेडियंट वर्ड आ गया इसका मतलब समझना है, इसका मतलब समझना है डिवाइड बाय लेंथ, ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब v और ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लूं मैं, डिस्टेंस d ले लेता हूं, d ले लूं, डिस्टेंस d ले लूं कि क्या ले लूं, x ले लूं। चलो डिस्टेंस में नीचे नीचे जो आ रहा हूं वो x ले लिया मैंने, तो डिस्टेंस लिया मैंने x। पर ये वेलोसिटी ना v नहीं है, कांस्टेंट नहीं, हर जगह पे चेंज हो रही है, इसलिए मैं इसको dv अपॉन dx लिखता हूं। तो dv अपॉन dx क्या है, ये v तो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। एक है चेंज इन वेलोसिटी, एक है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, एक चेंज इन वेलोसिटी है, एक चेंज इन डिस्टेंस है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, नाम याद रखो यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना तुम लोग तो उधर पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ोगे, पोटेंशियल मतलब v, ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, तो वो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होगा, यहाँ पे वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ है। मास ग्रेडियंट बोलता तो मास पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम ग्रेडियंट बोलूंगा तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, छोटी छोटी चीजें याद रखोगे। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. अगर इतना क्लियर हो गया है सबको, अब हम लोग रेडी हैं, अब हम लोग रेडी हैं क्या पढ़ने के लिए, अब हम लोग रेडी हैं न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ने के लिए। देखो न्यूटन्स का क्या फॉर्मूला था, अब देखते जाओ, चलो जस्ट अ सेकेंड। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स है। हाँ फिर से लिख देता हूं इधर अच्छे से, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, मतलब Fv की बात कर रहा है ये। इसके पहले इसने साउंड में भी दिया है ये चीज, हाँ साउंड में भी ये चीज मतलब ऐसे कुछ दिया है इसने, विस्कस फोर्स, ये याद रखना है। क्या बोला न्यूटन भाई साहब ने, देखो पहला पॉइंट क्या बोला, पहले मैं इधर फॉर्मूला लिखता हूँ। पहला पॉइंट इसने बोला कि जो विस्कस फोर्स होता है वो एरिया से प्रोपोर्शनेट होता है, तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड, बोलो सुन रहे हो तुम लोग, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये जो विस्कस फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स होता है, तुम लोगों को लिखना क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वो न्यूटन का लॉ है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपकी बुक में टॉपिक दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये एरिया जो होता है ना वाटर का, लेयर का एरिया, उससे प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब तो लिखना कैसे है, विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड, कैसे लिखेंगे इसको, विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड, विस्कस फोर्स या विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड, विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड, viscous force due to liquid is directly proportional to, is directly proportional to viscous force due to liquid, वो लिक्विड की वजह से विस्कस फोर्स आता है ना, तो लिक्विड विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ फ्लूइड, एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर, कितनी लेयर अवेलेबल है। सेकंड देखो,
सेकेंड क्या बोल रहा है? जो विस्कस फोर्स है ये dv बाय dx से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब dv बाय dx क्या होता है? dv बाय dx क्या होता है? पीछे बताया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे v वेलोसिटी है, तो इसको बोलोगे हमें विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड, विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू लिक्विड is directly proportional to, directly proportional to, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलोगे आप लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। हाँ, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। अभी डी लिखा है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस लिखोगे तो भी चलेगा। इसको लिखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस, ये याद रखोगे आप लोग। अब इसको पॉइंट नंबर 1 ले लो, इसको पॉइंट नंबर 2 ले लो, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, काम करते हैं तीसरे पॉइंट में। सीधा ऐसे लिख दूं, एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। बोलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब एफ वी इज इक्वल टू, मतलब विस्कस फोर्स इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को ही ईटा बोलते हैं, ए डी वी बाई डी एक्स। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, याद कर लो प्लीज, इसको काम आएगा बहुत। अब यहां से मुझे क्या चाहिए मालूम है? अभी ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है? पीछे भी लिखा था, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दो क्वेश्चन, दो टॉपिक पे, मतलब दो वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। या तो बोलेगा कि विस्कस फोर्स पे डेरिवेशन निकालो, या तो विस्कस फोर्स पे निकालो, ये बोलेगा, या फिर बोल देगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे निकाल दो, मतलब ईटा पे निकाल दो डेरिवेशन। 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए जैसा भी रहेगा वो देगा। तो भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो ना यहाँ से, एफ वी इंटू dx अपॉन ए डी वी इज इक्वल टू ईटा, इज इक्वल टू ईटा। यूनिट की बात करते चलो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे डी वी लिखा है, आई एम सॉरी, थोड़ा यू जैसा दिख रहा है, इसको वी कर लेते हैं। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड ऊपर जंप करेगा तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हो जाएगा ईटा का डायमेंशन होगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गया, ऐसे सिस्टम है। चलो अब बात करते हैं ईटा के डायमेंशन की। ईटा के डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट पेज पे देखो, ईटा का जो यूनिट आया था ईटा का, वो था न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन के लिए तुम लोग को क्या याद करने बोला था मैंने? L1 M1 T माइनस 2 याद करो, L1 M1 T माइनस 2। सेकेंड मतलब T रेज टू 1 अपॉन M2, M2 मतलब L2। फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 पर जाएगा -2, -2 प्लस 1 -1, L -1 M1 T -1। तो LMT में सब में 1 1 है, बस कॉर्नर में -1 है, राइट कॉर्नर में भी लेफ्ट कॉर्नर में भी। इसको ना स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में बाहर भी बहुत पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये तुम लोग को कहानी आनी चाहिए पूरा न्यूटन्स फॉर्मूला विस्कस फोर्स के लिए। ठीक है, इतना याद रखना। ईटा का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा का मतलब लिखा है मैंने, ईटा का नाम लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द फ्लूइड। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे?
इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड। एक छोटी सी मतलब फ्लूइड बदलने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल जाएगा, जैसे तुम लोग को थोड़े टाइम पे बताया था मैंने। मतलब हनी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग और इसके लिए अलग, बराबर ना। एफ का फॉर्मूला क्या था, शायद से पेज नंबर 6 था, तो 7 होना चाहिए। तो एफ का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था और वो फॉर्मूला था ईटा डीवी अपॉन डीएक्स, ये फॉर्मूला लिखा था। यहाँ से आप ईटा निकाल लो, यहाँ से आप क्या निकालोगे, ईटा निकालोगे। ईटा कितना आएगा, एफ वी इंटू डी एक्स अपॉन डीवी। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला इसकी यूनिट लिख लो न्यूटन, इसका होगा डिस्टेंस का मीटर। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, एरिया मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, सॉरी। एरिया, और वो एरिया जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, एरिया, एरिया डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इससे कैंसिल होगा, सेकेंड ऊपर जाएगा। तो ईटा की जो यूनिट आएगी वो न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे ना मैं न्यूटन के जगह पे तो डाइन लिख सकता हूँ, डाइन सीजे सिस्टम में, क्योंकि ये तो ऐसा ही सिस्टम है। सेकेंड को तो सेकेंड लिखना है, पर मीटर स्क्वायर को तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लूंगा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पूरी चीज है, ये साइंटिस्ट लोग ने बोला इसको पॉइस बोलो। क्या बोलो, पॉइस। मतलब जहां डाइन सेंटीमीटर अपॉन डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर देखे वहां पे पॉइस लिख दो। तो एक काम किया है, जो यूनिट है ना, यूनिट क्या है ये, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। आप लोग को याद है 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, याद करो। इसको नहीं मालूम उसके लिए बता दो, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। इंटू सेकेंड को ऐसे ही रखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर मतलब कितना होता है 10⁵2, मीटर स्क्वायर मतलब 10⁴, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये चीज मैंने अभी आप लोग को पहले बताया कि पॉइस होता है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। कृपया करके इस चीज को याद रखें, जितनी भी चीजें बता रहा हूं अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हट गई है इस चैप्टर में, तो शायद ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस चैप्टर में। लेट्स सी क्या होता है। बोले फॉर्मूला आया, ये पॉइस वॉइस समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको अभी इसका एक और चीज निकालना सिखाया, डायमेंशन निकालना भी सिखा दिया मैंने। इसका आपको लिखना है एलएमटी सबका 1 1 1। मैंने बोला कॉर्नर्स वाले को माइनस देना है, और मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। बोलो इतना चीज क्लियर है क्या, कैसे किया मैंने, क्या किया एवरीवन? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। क्या डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि हाँ पूरा, सर। डायमेंशन की पूरा। नो सर, ये वाला पेज पूरा। मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं किया। पहले ये देखो फॉर्मूला लिखा है ना, ये पीछे निकाला ना, एफ वी इज इक्वल टू ईटा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू ए, ये फॉर्मूला तो पहले ही निकाला है, पिछले वाले पेज पे निकाला था ना, याद करो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ से ईटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये dx को यहाँ शिफ्ट किया, dv को नीचे, एरिया को नीचे, तो ये ईटा का फॉर्मूला बना। ईटा का नाम क्या है, ईटा का नाम क्या है, कोई बताएगा ईटा का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब ऐसे फ्रिक्शन होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, फ्रिक्शन ही होता है। पर फ्रिक्शन किस में, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स में, ये चीज याद रखोगे। फ्रिक्शन किस में देख रहे हैं हम लोग, फ्लूइड्स के अंदर देख रहे हैं, ये याद रखना है। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ये ईटा आने के बाद यूनिट लिख दिया। फोर्स की यूनिट मुझे मालूम है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर,
वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड को इधर उड़ाया, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट में इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन को डाइन, सेकेंड को तो सेकेंड लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इसी फॉर्मूले को देखो कैसे आगे बढ़ाया, मतलब मैं न्यूटन के जगह पे 10⁵ डाइन लिख सकता हूँ। 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। फिर सेकेंड्स की जगह पे तो सेकेंड से लिखना है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है, ध्यान से देखना, 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 10⁴, इसका भी स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो लिखा है ब्लू में डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर, इसको पॉइस लिख दो, पॉइस। तो इसको लिखा पॉइस, ये 10⁵ से 10⁴ कैंसिल होगा, तो ऊपर खाली एक 10 बचेगा, तो इसकी पूरी वैल्यू 10 पॉइस के बराबर है, इसकी पूरी वैल्यू 10 पॉइस के बराबर है। ठीक है, ये याद रखना है। और डायमेंशन पीछे तो सिखाया था कैसे आता है, कोई है जिसको डायमेंशन में प्रॉब्लम है, मैं फिर से निकाल के दिखा सकता हूँ कि सबको क्लियर है डायमेंशन का वाला पार्ट। क्लियर है सर। कोई है जिसको डाउट है अभी पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बोल लो मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद मैं स्टोक्स लॉ बताने जा रहा हूँ। स्टोक्स लॉ भी सिर्फ फॉर्मूला दिया है आपके, इसमें प्रूफ नहीं दिया है, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। बोलो ओ भाई, बताओ आगे चले, स्टोक्स लॉ पे चले। स्टोक्स लॉ आज के लिए लास्ट, स्टोक्स लॉ, और एक दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको जाने से पहले, रुक जाना अच्छे से। स्टोक्स लॉ की बात करते हैं, चलो स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है भाई, स्टोक्स, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या होता है। तो अभी हम लोग ने क्या किया एक्चुअली, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी मैंने एक रेन ड्रॉप लिया, रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, रेन ड्रॉप है, तो ये पानी का एक रेन ड्रॉप के अंदर लेयर बना रहा हूं। ये रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरता है, रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरता है, किसकी वजह से गिरता है ऊपर से नीचे, अपने वेट की वजह से। किसकी वजह से गिरता है, अपने वेट की वजह से गिरता है ना। वेट मतलब अगर इस वाटर ड्रॉप का मास स्मॉल m है, तो mg की वजह से नीचे गिर रहा होगा। पर सोच के देखो, अगर ये एटमॉस्फेयर में नीचे गिरता है mg की वजह से, अगर ये mg की वजह से एटमॉस्फेयर में नीचे गिरता है, तो इस एटमॉस्फेयर में तो एयर मॉलिक्यूल्स भी है। वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, इस रेन ड्रॉप से, वो एयर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस रेन ड्रॉप से चिपक जाते हैं ऐसे। तो पहले मैं फटाफट फटाफट ये रेन ड्रॉप्स से जो ये एयर पार्टिकल्स है या एयर मॉलिक्यूल्स है वो बना लेता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, कम से कम 3 लेयर बनाऊंगा तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स है, दोनों साइड है एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स, वहां भी एयर मॉलिक्यूल्स, दोनों साइड एयर मॉलिक्यूल्स है। तो दोनों साइड एक्चुअली ये जो रेड रेड बनाया ना मैंने, मैं नेमिंग कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेन ड्रॉप है, क्या है ये, रेन ड्रॉप। और ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है अपने वेलोसिटी, अपने किसकी वजह से, ये अपने किसकी वजह से नीचे गिर रहा है भाई, वेट की वजह से नीचे गिर रहा है, देखो ना, वेट की वजह से नीचे गिर रहा है। इसके बाद इसके बाजू में, इसके बाजू में ध्यान से देखोगे अगर, इसके बाजू में ये जो रेड रेड बनाया है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये, एयर के मॉलिक्यूल्स है। सोच के देखो ना, अगर ये, अगर ड्रॉप, ये ड्रॉप नीचे जाना चाहेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको ऊपर नहीं खींचने की कोशिश करेंगे। क्यों सर, आपको कैसे पता चला ऊपर खींचेंगे। अरे भाई, ये अगर सोच के देखो ना, अभी मैं एक पानी लेता हूं, थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो बस।
ये एक वाटर की ड्रॉप है और इसको मैं ऐसे चलाऊं, वाटर की ड्रॉप है, मैं ऐसे चलाऊं, तो अगर ये आगे की तरफ चलेगा तो पीछे की तरफ इस पे विस्कस फोर्स नहीं लगेगा? सोच के देखो, बोलो सही बोल रहा हूं? हाँ, हाँ सर। वेरी गुड। सीधी और सिंपल सी बात है, अगर ये रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, स्टार्ट में वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर नहीं खींचने की कोशिश करेंगे विस्कस फोर्स से, बराबर? तो ये लोग विस्कस फोर्स लगाएंगे इस एयर मॉलिक्यूल पे। तो स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में कॉन्सेप्ट सुनना, अगर वैसे विस्कस फोर्स इधर भी लगेगा, विस्कस फोर्स इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी, दोनों साइड विस्कस फोर्स लगेगा भाई, क्योंकि दोनों साइड है ना एयर मॉलिक्यूल्स, जहां जहां फ्री सरफेस है वहां पे विस्कस फोर्स लगेगा इसके। अभी सोच के देखते हैं थोड़े टाइम मन में, थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचते हैं हम लोग कि अगर अगर ये विस्कस फोर्स नहीं होता और ये सिर्फ लिक्विड का ड्रॉप होता तो अपने वेट की वजह से कंटिन्यूअसली नीचे आएगा, यस और नो? अगर विस्कस फोर्स नहीं है तो कंटिन्यूअसली अपने वेट की वजह से, वेट इज इक्वल टू mg, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली नीचे आएगा। और नीचे एक्चुअली इसको ग्रेविटी बुलाती है, और ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर ये 100 है, या फिर सॉरी ये 10 है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है ना एक्चुअली, मतलब हर सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ये एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ड्रॉप नीचे आएगा हर सेकेंड में। तो पहले सेकेंड में इसकी स्पीड थी 10, दूसरे सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 20, तीसरे सेकेंड में इसकी हो जाएगी 30, और 10वें सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 100। 100 क्या सर? 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर इसकी, ये वाटर ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ये क्या है, वाटर ड्रॉप की बात कर रहा हूं, अगर वाटर ड्रॉप की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, सोच के देखो, जब तुम लोग बारिश में बाहर जाते हो और बारिश के नीचे अपने हाथ को रखते हो, तुम लोग को प्लेजेंट फील होता है कि हर्ट होता है? वाटर की ड्रॉप तुम लोग के सरफेस पे, तुम लोग के हाथ पे फॉल होगी, तुम लोग को अच्छा फील होता है कि तुम लोग को हर्ट होता है? मैं रेनी सीजन की बात कर रहा हूं और मूसलाधार बारिश होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मानसून, मानसून बोलते हैं ना, मानसून में नहीं, मतलब नॉर्मल एक वाटर की ड्रॉप आपकी हाथ पे गिरा हूं मैं 7th फ्लोर से, सिर्फ एक वाटर की ड्रॉप, तो क्या आपको लगेगा क्या हाथ पे? आपको हर्ट होगा? सर जब तक वो पहुंचेगा भी नहीं। सपोज करो वैक्यूम है, सपोज करो वैक्यूम है, फिर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ सर पहुंचेगा। पहुंचेगा, पर आपके हाथ पे लगेगा क्या? मतलब आपके हाथ पे टच करेगा पर आपको हर्ट करेगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर। नो नहीं सर। हर्ट, नहीं हर्ट करेगा। पर अगर सोचो, अगर हर्ट तो करेगा नहीं, पर अगर ऊपर वाले ये जो एफपी है ना नहीं होंगे, और ये हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ते जाएगा, जब वो आपके हाथ को हिट करेगा ना तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करेगा, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपके हाथ में होल करके वो वाटर का ड्रॉप चले जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी बढ़ते जाएगी, तो 10वें सेकेंड में वो आपके हाथ को आपके हाथ में पियर्स कर देगा, एक होल को मतलब क्रिएट करके आपके हाथ से भी वो पार होके निकल जाएगा। इतनी स्पीड होती है, ये गन की स्पीड होती है इतनी, 100 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 मीटर्स, इतनी स्पीड से आपके हाथ में आया। पर ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है? ये जो कॉन्सेप्ट बोला मैंने, नहीं नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंटिन्यूअसली जब ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है तो ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है ऊपर? ऊपर कौन सा फोर्स है? सोचो, लिखा है ना यहाँ पे यार, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? विस्कस फोर्स। ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट सुनने की कोशिश करो। सपोज करो जो लिक्विड का ड्रॉप है ना, इसका जो वेट है 10 न्यूटन है। कितना है? समझो, अभी कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। मतलब ये वेट mg होता है, mg वेट मतलब क्या, फोर्स होता है, 10 न्यूटन है। कितना है ये? 10 न्यूटन। अभी ये यहाँ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, पर जैसे ये ड्रॉप थोड़ा सा नीचे आएगा तो थोड़ा ऊपर विस्कस फोर्स लगना चालू हो जाता है। सपोज करो ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है अभी 2 न्यूटन का,
और अभी लग रहा था इधर 10 न्यूटन का विस्कस फोर्स, 10 माइनस 2 तो टोटल अभी 80 फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 8 न्यूटन का, क्योंकि 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 होता है। ये थोड़ा सा और नीचे आया, ये जो लिक्विड ड्रॉप है थोड़ा सा और नीचे आया, ठीक है। ये तो कंटिन्यूसली 10 ही लगाएगा, पर 10 के बाद ये यहाँ पे 2 न्यूटन के बदले 4 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 4 न्यूटन हो गया। 10 माइनस 4 कितना हो गया? 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 6 न्यूटन। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब ये वाटर ड्रॉप ऊपर की तरफ, मतलब ये जो विस्कस फोर्स है ऊपर भी 10 हो जाएगा, नीचे भी 10 हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस वाटर ड्रॉप पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 10 माइनस 10 होता है 0 न्यूटन। मतलब इस वाटर ड्रॉप पे अब फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस वाटर ड्रॉप पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 है। सुनना, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स 0 है तो 0 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा? मास को नीचे भेजेगा तो 0। एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन मैंने बोला 0, और यहाँ पे है एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। मतलब किसका डेरिवेटिव लेता हूं तो आंसर 0 आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव। मतलब वेलोसिटी अब क्या हो गई है? उसकी कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब ये वाटर जो ड्रॉप है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, इसलिए हमारे हाथ में फील नहीं होता है, ठीक है। मतलब हमको इतना ऐसा हर्ट वर्ट नहीं होता है। तो क्यों हर्ट नहीं होता है? क्योंकि एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गिरता है, और उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग टर्मिनल स्पीड बोलते हैं, मतलब आखिरी स्पीड। इसके आगे अभी अपनी स्पीड बढ़ाएगा नहीं, अभी कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा, ठीक है। तो टर्मिनल स्पीड होती है। तो किस स्पीड से ये नीचे गिरेगा? एक टाइम के बाद टर्मिनल स्पीड से गिरेगा भाई। किस स्पीड से गिरेगा? टर्मिनल स्पीड, याद रखोगे, टर्मिनल स्पीड से नीचे गिरेगा ये। टर्मिनल स्पीड को हम लोग vt से दिखाएंगे, टर्मिनल स्पीड को हम लोग vt से दिखाएंगे। एंड इसका फॉर्मूला इसने डायरेक्टली दिया है, कुछ प्रूफ नहीं हम लोग को, सीधा fv का फॉर्मूला याद करना है। सीधा fv का फॉर्मूला याद करो। fv का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, और ये v एक्चुअली vt है, v एक्चुअली vt है, और f क्या है? ये fv है। fv मालूम है मुझे क्या होता है? कौन सा फोर्स है ये? विस्कस फोर्स है ये vt क्या नाम दिया अभी मैंने? इधर देखो, टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया मैंने। रुको यार, ये मेरा t और मेरा f आजकल बहुत सिमिलर लग रहा है। तो ये हो जाएगा अपना टर्मिनल वेलोसिटी या स्पीड, जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद r क्या है सर? r क्या है? ये ड्रॉप का रेडियस है। ये ड्रॉप का रेडियस को मैंने r बोल दिया, स्मॉल r, ठीक है, ये बोल दिया। तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप। और ईटा आपको मालूम है क्या है? एक विस्कस फोर्स है, तो एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला सीधा याद करना है। इसके पहले एक विस्कस फोर्स का मैंने फॉर्मूला दिया, ईटा ए dv बाय dx, और अभी ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा rvt। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, नीट और जेडबल वालों लोग के लिए, ऐसा नहीं बोर्ड्स के लिए नहीं है, बोर्ड्स के लिए भी याद रखो। अभी इस पे न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, पुट करने का आंसर आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है सबको?